हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेसन नंबर 13। तो चलिए अब स्टडी कर लेते हैं। द रिसर्च मेथड मोस्ट टिपिकली ऑफ एथनोलॉजी रिसर्च इज इकोलॉजिकल इम्पैक्ट स्टडी, केस स्टडी, क्रॉस सिक्वेंटल रिसर्च, नेचुरलिस्टिक, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नैतिकता अनुसंधान की सबसे विशिष्ट विधि है पारिस्थितिकी प्रभाव अध्ययन, केस अध्ययन, क्रॉस अनुक्रमिक अनुसंधान, प्रकृतिवाद, शारीरिक या जैविक परिकल्पना परीक्षण। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि जो नैतिकता अनुसंधान है उसके लिए सबसे विशिष्ट विधि कौन सी है। तो इसका आंसर हमारा होता है नेचुरलिस्टिक या प्रकृतिवादी अनुसंधान, क्योंकि प्रकृतिवादी अनुसंधान में हम किसी भी एथिक्स को तोड़ नहीं रहे होते हैं और ये हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सभी एथिक्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं, इसलिए नैतिकता अनुसंधान की सबसे अच्छी विधि है। मैं इसको ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी अच्छी है या वैसे, और अकॉर्डिंग टू हम एथिक्स की अगर बात करें तो ये सबसे ठीक है। इथोलॉजिकल रिसर्च की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेप्ट रेट ऑफ रेस्पॉन्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्रोनोलॉजिकल एज, कॉम्प्लियंस रेट, रिएक्शन टाइम। निम्नलिखित सभी आश्रित चर हो सकते हैं सिवाय, यहाँ पे ये होना तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है इस तरह के उसमें, तो आप लोग एडजस्ट कर लिया करें। नेचुरलिस्टिक जो इसमें पूछा गया है कि सभी के सभी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं सिवाय कोई एक ऐसा है जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। प्रतिक्रिया की दर, जीवन प्रत्याशा, कालक्रमिक आयु, अनुपालन दर या प्रतिक्रिया समय। तो इसके लिए आंसर हो जाता है हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। अब आप एक छोटी सी बात समझिए कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम एज को तो उसको नहीं ले सकते ना, यानी हम किसी चीज़ का प्रभाव जो है वो एज के ऊपर बढ़ना घटना तो नहीं देख सकते हैं। हाँ, हम एज को एक तरह से कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं बाई सिलेक्शन के थ्रू या रैंडम सिलेक्शन के थ्रू, लेकिन हम एज को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे कि रेस्पॉन्स रेट हो गया हमारा, कि किसी चीज़ को लेके रेस्पॉन्स रेट है, या जैसे अगर हम पेवलोव के जो एक्सपेरिमेंट था उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसमें क्या था, कुत्ता जो था वो घंटी को देख के घंटी की आवाज़ से रेस्पॉन्स करता था, खाने से सलाइवेशन का रेस्पॉन्स करता था। तो इस रेट को तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम घंटी की आवाज़ सुना के खाना दे के उसकी एज को तो नहीं कर सकते। एज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हम उसको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा, द बेस्ट कंट्रोल फॉर प्रैक्टिस इफेक्ट आर एक्सपेरिमेंट इज काउंटर बैलेंसिंग, रैंडम सिलेक्शन, डबल ब्लाइंड एनालिसिस, रिपीटेड रेप्लिकेशन। एक प्रयोग में अभ्यास के प्रभाव के लिए सबसे अच्छा नियंत्रण है, काउंटर बैलेंसिंग को पलटवार बोलते हैं हिंदी में, यादृच्छिक चयन, डबल अंधा नियंत्रण या डबल ब्लाइंड कंट्रोल, कारक विश्लेषण या रिपीटेड रिएक्शन पर दोहराया प्रतिकृति। इसका आंसर आप बताइए जल्दी से क्या होता है। आंसर है हमारा काउंटर बैलेंसिंग, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पलटवार। नेक्स्ट है हमारा, द नेम्स गुटमैन एंड लिकर्ट आर एसोसिएटेड विद स्केलिंग मेथोडोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च, ओपिनियन सर्वे रिसर्च, साइको फिजिकल मेजरमेंट। गुटमैन और लिकर्ट टर्म किसके साथ जुड़ा है? स्केलिंग पद्धति, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, उपयोगिता, व्यवहार अनुसंधान, राय सर्वेक्षण अनुसंधान, साइकोफिजिकल माप। आंसर जल्दी बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर है हमारा स्केलिंग मेथोडोलॉजी या स्केलिंग पद्धति। गुटमैन और लिकर्ट ने बहुत सारी एटीट्यूड की स्केल्स ऑफ एटीट्यूड ही तो बताए थे, तो इन्होंने इसके फील्ड में काम किया था, इसलिए इनका आंसर हो जाता है स्केलिंग मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा, द पर्सन मोस्ट एसोसिएटेड विद studies of the influence of conscious wishes on dreams, lucid dreaming is Freud, Arkwright, Dement, कोस्टनर और जुंग। सपनों पर जागरूक इच्छाओं के प्रभाव का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन है? आकर्षक सपने देखने की फील्ड में फ्रायड, आर्कराइट, डिमेंट, कोस्टर या जुंग। आंसर बताइए, जो आप सोच रहे हैं वो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है आर कार्टराइडर, फ्रायड नहीं है इसका आंसर, ये नोट कर लेना आप लोग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोकुलर क्यूज टू डेप्थ एक्सपेक्ट, लाइनर पर्सपेक्टिव, ग्रेडियंट पर्सपेक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन, रेशनल डिस्पैरिटी, मोशन पैरालैक्सिस। निम्नलिखित में सभी गहराई के एक कोशिकीय संकेत है सिवाय
यहाँ पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी इसको आप थोड़ा सुधार लेना, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन करते टाइम इस तरह की मिस्टेक आ जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारे गहराई के जो है वो मोनोकलर क्यूज़ दिए गए हैं, या जो ऐसे क्यू दिए गए हैं जिसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बताइए, देखिए, परिप्रेक्ष्य, ग्रेडियल परिप्रेक्ष्य, व्यवधान, रेटिनल असमानता है, मोशन नंबर। बहुत ईजी सा आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आंसर हमारा हो जाता है रेटिनल डिस्पैरिटी। Next, Rosenwig found significant difference in the brain of rat raised in enriched with improvised environments. Specifically, he found that the brains of rat raised in enriched environment had first more neurons, second more glia cells, third more DNA and less RNA, next less convoluted cortex, उसके बाद है thinner cerebral cortex। रोज़नवेग ने समृद्ध बनाम खराब वातावरण में उठाए गए दर के दिमाग में महत्वपूर्ण अंतर पाया। विशेष रूप से उन्होंने पाया कि समृद्ध वातावरण में उठाई गई दर का दिमाग था एनरिच इन्वोमेंट रेट रेज्ड था। अधिक न्यूरॉन, अधिक गिले कोशिकाएं, अधिक डीएनए, कम आरएनए, एक कम सजाया हुआ प्राथमिक या कॉर्टेक्स, थिनर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आंसर है हमारा मोर डीएनए एंड लेस डीएनए। जो रोज़नविग ने अपने जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसमें जो उन्होंने रिजल्ट पाए, तो उनके रिजल्ट थे मोर डीएनए एंड लेस डीएनए। द टिप ऑफ टंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच काइंड ऑफ टेस्ट। जो हमारी जीभ की टिप होती है वो किस तरह की टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होती है? और सॉल्ट, स्वीट, हॉट, बिटर, सो खट्टा, कड़वा, नमकीन, मीठा, गरम या कड़वा। आंसर बताइए क्या होता है? आंसर है हमारा स्वीट। जो हमारी टिप होती है, तो आंसर हमारा हो जाता है स्वीट या मीठा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लिम्बिक एक्सपेक्ट। सभी लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है, कौन इसका पार्ट नहीं है? एमिगडाला, सेप्टम, सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। तो आंसर आप जल्दी से बता दीजिए, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? आंसर है हमारा सेरिबेलम। ये बाकी सब जो है सबके सब लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। और मैंने आपको बायोलॉजिकल वाला जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सिस्टरले से, उसमें मैंने पढ़ाया भी है आपको लिम्बिक सिस्टम के बारे में कि लिम्बिक सिस्टम कौन कौन से लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। जिस वीडियो में ये पार्ट दिए हुए हैं मैं आपको उसका कमेंट करके पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट है, इन फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस डिनायल रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंजाइटी बाय फोर्सिंग ए डिस्टर्बिंग थॉट इनटू द अनकॉन्शियस, मोटिवेटिंग फॉरगेटिंग, रिमूवल ऑफ ए थॉट फ्रॉम कॉन्शियसनेस accompanied by professor of innocence, vigorous conscious defense in the fact of accusation by others, substituting innocent behavior for sexualized impulses। फ्राइडियन मनोविश्लेषण में इनकार का उल्लेख है। इनकार यानी डिनाइल के लिए उन्होंने बोला है, अचेतन में एक परेशान विचार मजबूत करके चिंता का दूर करना, प्रेरित भूले एक विचार को चेतना से हटाना, निष्पक्षता के साथ दूसरों द्वारा आरोप लगाने की स्थिति में जोरदार जागरूक रक्षा, यौन आवेगों के लिए निर्दोष व्यवहार को प्रतिस्थापित करना। तो इसके लिए आंसर हमारा हो जाता है रिमूवल ऑफ ए थॉट फ्रॉम कॉन्शियसनेस accompanied बाय प्रोफेशंस ऑफ इनोसेंस। एक विचार को चेतना से हटाना निष्पक्षता के साथ में। नेक्स्ट है, इन ए फ्रीक्वेंसी पॉली द वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग द एबेसेसिया इज द फ्रीक्वेंसी परसेंटेज स्कोर स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशन कोफिशिएंट। एक आवर्ती बहुभुज में फर्सीसा के साथ प्लॉट किया गया चर है फ्रीक्वेंसी, प्रतिशत स्कोर, मानक विचलन या सहसंबंध गुणांक। तो इसके लिए आंसर है हमारा स्कोर। इसको आप नोट कर लीजिए, एक न्यू क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इफ द मीन, मीडियन एंड मोड आल fall around the same point, distribution is said to be प्लेटोकर्टिक, लेप्टोक्रेटिक, स्क्विड, नॉर्मल या मेसोकर्टिक। यदि माध्य, मध्य और मोड सभी एक ही बिंदु के आसपास होते हैं तो वितरण को कहा जाता है प्लेटोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, तिरछा, सामान्य या मेसोकर्टिक। अब आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए कि वो क्या है जिसमें हमारा मीन, मीडियन, मोड एक जगह होता है। हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो कि मिड में यहाँ पे होता है, तो इसलिए तीनों जब एक ही जगह पे होंगे, एक ही पॉइंट पे होंगे, तो उस तरह का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ ऑब्टेन्ड स्कोर आर रैंक इन ऑर्डर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट, द एक्सेप्ट मिडिल स्कोर इज द मोड मीडियन मिड पॉइंट मीन स्टैंडर्ड स्कोर। यदि प्राप्तांक अंकों को उच्चतम से निम्नतम क्रम में रैंक किया जाता है तो सटीक मध्य स्कोर होगा मोड, मीडियन, मिड पॉइंट, मीन या मीन स्कोर। बहुत इजी सा आंसर है, आप जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाता है मीडियन, क्योंकि मीडियन ही इकलौता वो हमारा
सेंट्रल टेंडेंसी का नंबर या पॉइंट है, जिसमें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने नंबर्स को लगाते हैं और मिड पॉइंट को हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कोर ऑन एलिमेंट्री साइकोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट गिवन टू एडवांस साइकोलॉजी ग्रेजुएट स्टूडेंट विल टेंड टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, मॉडर्नली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेप्टोकॉर्टिक। उन्नत मनोविज्ञान स्नातक छात्रों के लिए दिए गए एक प्राथमिक मनोविज्ञान उपलब्धि परीक्षण पर स्कोर होगा। आमतौर पर वितरित किया जाता है सकारात्मक रूप से तिरछा, नकारात्मक रूप से तिरछा, सामान्य रूप से वितरित या लेप्टोकॉर्टिक। इसके लिए हमारा आंसर हो जाता है नेगेटिवली स्क्यूड या नकारात्मक रूप से तिरछा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट between variables x and y of -71 indicates that variables x and y tend to decrease together. A x variable x goes up, variable y tend to decrease. Approximately 29% of variable is not accounted for by variable y. The two variables are essentially unrelated. Approximately 29% of variable is accounted for बाय वेरिएबल वाई। -71 यहाँ पे -71 है ये, कि चर x और y के बीच सहसंबंध गुणांक बताता है कि चर x और y एक साथ घटते हैं, जैसा कि चर x ऊपर जाता है चर y कम हो जाता है। चर y का लगभग 29% चर y के हिसाब से नहीं है। दिए गए चर अनिवार्य रूप से असंबंधित है। चर x का लगभग 29% चर y द्वारा हिस्सा किया जाता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या पूछा दिया हुआ है, इन्होंने बोल दिया है कि -71 कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो जो वेरिएबल y और जो वेरिएबल x है उनके बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो हम सभी को पता है कि जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो क्या होता है, अपोजिट होता है। दोनों जो हमारे चर होते हैं, अगर एक चर बढ़ रहा होता है तो दूसरा घट रहा होता है, और अगर एक चर घट रहा होता है तो दूसरा बढ़ रहा होता है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। और यही हमारा आंसर भी हो जाता है कि जब x जो y वेरिएबल है वो ऊपर जाएगा तो जो y वेरिएबल है वो नीचे आएगा या डिक्रीज हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेसन कैसा लगा है। लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी